नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जतिन जैन, कंसल्टेंट यूरोलॉजी इन जे हॉस्पिटल बहादुरगढ़। तो अभी तक हमने बात की है किडनी से रिलेटेड या उसके आसपास स्टोन्स डिजीज़ की। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, उनका किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमण होना, इन्फेक्शन होना, उसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अब हम जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे क्या क्या आते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं। फिर हम सेपरेटली जानेंगे कि हर उन ऑर्गन का इन्फेक्शन किससे होता है, उसका क्या मैनेजमेंट रहता है, उसे हम कैसे डायग्नोज करते हैं और उसके क्या लक्षण यानी सिम्टम आते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारा आता है सबसे पहले, अगर हम ऊपर से शुरू करें, किडनी। दोनों तरफ हमें दो किडनी हैं जिसे हम हिंदी में गुर्दे के नाम से जानते हैं। उनसे दोनों किडनी से यूरिनरी पाइप निकलता है जिसे हम बोलते हैं यूरेटर। वो दोनों पाइप जाकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है। तो किडनी का काम है यूरिन बनाना, यूरेटर का काम है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना किडनी से ब्लैडर में, और ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर होता है। तो जैसे ही हमें कोई जगह मिलती है यूरिन पास करने की, टॉयलेट अप्रोचेबल होता है, तो 4-5 घंटे में हम जाके अपना यूरिन पास करते हैं। तो मेल्स में बात करें तो मेल्स में हमारे पास एक ब्लैडर से नीचे प्रोस्टेट होता है जिसे हम हिंदी में गलूद बोलते हैं। उसके अलावा स्क्रोटम में हमारे जो गुप्तांग में टेस्टिस होते हैं, एपिडाइडमिस होती है और पिनाइल यूरेथ्रा होती है जिनका इन्फेक्शन हो सकता है। फीमेल्स में यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा आती है, उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन कौन से कुछ कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं। फर्स्ट, जो सबसे कॉमन जो हम जाने तो जो सिग्निफिकेंट है वो है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी का इन्फेक्शन। उसके बाद हम जाने सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर का इन्फेक्शन। थर्ड जाने प्रोस्टेटाइटिस, गदूद का इन्फेक्शन। और कुछ कम वाले जो हैं एपिडाइडमोरकाइटिस, इसका मतलब जो टेस्टिस हैं, मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं, गुप्तांग गोलियां होती हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाना। अब जो ये इन्फेक्शन है हमारे शरीर में, ये किस किस जीवाणु से होते हैं। मोस्ट कॉमनली तो ये बैक्टीरियल होते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ई कोलाई की वजह से होता है, और क्लेप्सिला, प्रोटियस, सूडोमोनास भी आजकल थोड़ा कॉमन हो गया है। इसके अलावा आजकल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फंगल के कारण भी हो रहा है। वो आजकल फंगल इन्फेक्शन हमारे आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी के हर पार्ट को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन्फेक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लाइफ। 10 से 20 साल पहले जो लाइफस्टाइल था और जो आज हम कंपेयर करें तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। थर्ड जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। अब हम जानेंगे कि किस इन्फेक्शन में क्या लक्षण आते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कभी भी इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को यूरिन बार बार आएगा, उसको पेशाब करने में जलन होगी, उसको अगर गुर्दे में इन्फेक्शन है तो उस तरफ दर्द होगा, कमर के पीछे दर्द होगा और उसे बुखार आएगा। हो सकता है कि उसे पेशाब लाल भी आए। तो ये हमारे जो हैं 5-6 कॉमन मेन लक्षण हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। अब जो हम जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है मेनली 2 प्रकार का होता है। एक जो हम बोलते हैं सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरा हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो आम भाषा में बोलूँ तो रूटीनली जो होते रहते हैं, 2-4 दिन रहते हैं लक्षण। आप सिंपल एंटीबायोटिक, सिंपल कोर्स जो है एंटीबायोटिक का एक कोर्स करें 5 to 7 डेज़ का, या आजकल तो 1 डे वाला कोर्स भी है, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हम जब बोलते हैं जब
पेशेंट में कोई स्टोन्स या कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है यूरिनरी ट्रैक्ट में, कोई उसको फॉरेन बॉडी नहीं फंसी हुई है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है और रिसेंटली कोई ऑपरेशन उसका नहीं हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट का, या वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि एल्डरली हो एकदम या बच्चा हो, नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है पेशेंट में और उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ हो, यानी कि अगर पेशेंट मेल हो, उसको कोई स्टोन फंसा हुआ हो और साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, कोई फॉरेन बॉडी हो उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में, कोई स्टेंट पड़ा हो या डायबिटीज़ हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो और एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो बिल्कुल, तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसमें आपको प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन लेनी है, उसका कॉज पता करना है। इसमें अगर हम सिर्फ एंटीबायोटिक देते रहेंगे तो जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो है रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक्स के, अगर हम वो कोर्स ट्रीट ना करें। जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करनी है, कोई फॉरेन बॉडी है वो निकालनी है, कोई स्टोन पड़ा है तो वो निकालना है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम बोलते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 6 महीने में 2 बार हो रहा हो या साल में 3 बार या उससे ज़्यादा बार हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके मेनली 2 कारण पाए गए हैं। एक तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन, इसका मतलब जो इन्फेक्शन का हमने ट्रीटमेंट पहले लिया वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुए बॉडी से। या इसका सेकंड कारण होता है री इन्फेक्शन, इसका मतलब पेशेंट को जो पहले ट्रीटमेंट लिया था उससे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो ट्रीट हो गए हैं, लेकिन अब उसको दोबारा हो गए हैं। तो जो परसिस्टेंट वाला जो है इसमें इसके कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि जो हमने एंटीबायोटिक दी है, जो हमने दवाइयाँ दी हैं, जो वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो उस बैक्टीरिया में, इसका मतलब वो उसको काम ही नहीं कर रही। दूसरा कारण हो सकता है कि जो हमने एंटीबायोटिक दी, पेशेंट ने वो फुल कोर्स उसका एंटीबायोटिक का नहीं लिया हो। तीसरा कारण ये हो सकता है कि वो जो है बैक्टीरिया उस तक हमारी दवाई पहुंच ही नहीं पा रही है। तो आजकल एक बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो 20 साल पहले 30 साल पहले जो एंटीबायोटिक्स आई थी जो काम करती थी, आजकल वो एंटीबायोटिक्स काम करना बंद हो गई हैं। उसका कारण है मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। किसी को थोड़ा सा भी खांसी जुकाम होता है वो जाता है केमिस्ट से एंटीबायोटिक लेता है और सेल्फ ट्रीटमेंट करता है। किसी को कभी लूज मोशंस लगे हैं, पेट में दर्द हुआ है, वो अपना एंटीबायोटिक का एक कोर्स लेता है 5 to 7 डेज और वो उससे भी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता जा रहा है। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, कभी भी आपको खांसी जुकाम होता है या पेट में दर्द या लूज मोशंस लगते हैं तो आपको एंटीबायोटिक अपने आप से नहीं लेनी है। आपने उस फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, हमारे शरीर में 2 तरह के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरियाज जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए हेल्दी होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया। सेकंड होते हैं पैथोजेंस। तो जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो हमारे जीआई ट्रैक्ट यानी कि हमारी आंतों में होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में होते हैं और भी सभी बॉडी के पार्ट्स पे होते हैं। तो जब हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो जो बैक्टीरिया हैं, हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो मर जाते हैं और जो पैथोजेनिक जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो जो एंटीबायोटिक आपको सिंपल एंटीबायोटिक, कॉमन एंटीबायोटिक जो आपको काम आ जाती, धीरे धीरे आपकी बॉडी के जो जीवाणु है वो उसको रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक ये मैसेज है कि आपने सेल्फ एंटीबायोटिक सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो अब जानेंगे हम, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो इसमें एक और चीज़ होती है एब्सेस, यानी कि पस बन जाना शरीर के अंदर। तो यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर हम जानें कि पस कहाँ बनती है,
फर्स्ट जो हम जानना जरूरी है वो है पायोनेफ्रोसिस। इसका मतलब किडनी के अंदर पस बन जाना, मवाद बन जाना। और दूसरा एक टर्म यूज़ करते हैं इन्फेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये जो इन्फेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, इसका मतलब गुर्दे में जो सूजन है, जो रुकावट के कारण यूरिन रुक गया है, उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है, पेशेंट को सिम्टम शुरू हो गए हैं। जब वो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाए कि उसने किडनी डैमेज करना शुरू कर दिया है, तो हम टर्म बोलते हैं पायोनेफ्रोसिस। एक टर्म है पेरिनेफ्रिक एब्सेस। इसका मतलब अब जो मवाद जो है, जो पस है, वो गुर्दे के आसपास भी बन गई है। और फोर्थ जो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड स्क्रोटल एब्सेस। इसका मतलब जो हमारे जो मेल्स में जो गुप्तांग होते हैं उसके गोलियों के आसपास मवाद बन जाना। और एक जो लास्ट जो है प्रोस्टेटिक एब्सेस। इसका मतलब जो मेल्स में जो गदूद होता है, उम्र के हिसाब से ये बड़ा होता है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो हो सकता है इसमें पस बन जाए, तो हम इसको प्रोस्टेटिक एब्सेस बोलते हैं। अब बात करूं आपसे इनके ट्रीटमेंट की, तो पायोनेफ्रोसिस में अगर पेशेंट को इन्फेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, पायोनेफ्रोसिस है, तो पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसको एंटीबायोटिक्स, फी बुखार की दवाई, ये सब चालू करनी पड़ेगी। और वो जो पस जो है वो ड्रेन करनी पड़ेगी। इसके दो मेथड हैं, या तो हम पेशाब के रास्ते से स्टेंट यानी छल्ला डाल दें, जिससे जो वो मवाद गुर्दे के अंदर बनी है वो पेशाब के रास्ते निकल जाए। दूसरा तरीका है परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी। इसका मतलब कमर के रास्ते से एक पतला पाइप उस गुर्दे के अंदर डाल दें, ताकि जो वो मवाद जो गुर्दे के अंदर बनी है वो उस पाइप के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाए और पेशेंट का धीरे धीरे इन्फेक्शन सेटल हो जाए। पेरिनेफ्रिक एब्सेस में भी हम सेम इसी तरह करते हैं। इसमें अंदर की जगह हम पीछे कमर के रास्ते से पाइप डालते हैं उस मवाद वाले एरिया में, ताकि वो मवाद जो है सारी की सारी बाहर निकल जाए उस पाइप से, और अंडर एंटीबायोटिक्स वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। स्क्रोटल एब्सेस अगर हमारे पास कहीं भी शरीर में बन रही है तो उसको ड्रेन करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। सेम उसी तरह स्क्रोटल एब्सेस जिसको बनती हैं, गोलियों में सूजन हो जाती है, मवाद बन जाती है, तो उसमें हमको वो ड्रेन करनी ज़रूरी होती है। तो ये भी हम ड्रेन करते हैं। अगर ड्रेन ना करें तो धीरे धीरे वो आसपास के जैसे यूरेथ्रा है, आसपास के अंग है, उनको भी खराब करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है प्रोस्टेटिक एब्सेस। प्रोस्टेटिक एब्सेस मतलब कि जो गदूद है उसके अंदर मवाद का जमा होना। ये मोस्टली 60 से ऊपर की एज वाले मेल पेशेंट्स में ही होती है। इसमें जब मवाद अगर गदूद के अंदर जमा हो जाए तो इसमें भी दो तरह से हम ड्रेन कर सकते हैं। एक हम ट्रांस यूरेथ्रल पेशाब के रास्ते से दूरबीन डालकर और उस मवाद को पेशाब के रास्ते ही ड्रेन कर देते हैं। और दूसरा जो तरीका है, इसमें हम ट्रांसरेक्टली यानी लैट्रिन के रास्ते के द्वारा जाकर उस मवाद को ड्रेन कर देते हैं, फिर वो लैट्रिन के रास्ते से निकल जाती है धीरे धीरे। अब बात करें हम ओवरऑल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के मैनेजमेंट की। अगर सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो आजकल 1 डे कोर्स, 2 to 3, 5 डेज, 7 डेज कोर्स, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का डिफरेंट कोर्स होता है जो हम पता करते हैं यूरिनरी। अब सबसे पहले तो इसके डायग्नोसिस की बात करता हूँ कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम डायग्नोस कैसे करेंगे। जिस भी पेशेंट को यूरिन अगर बार बार आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, बुखार हो रहा है, नाभि के नीचे दर्द हो रहा है या साइडों में पीछे कमर में दर्द हो रहा है, तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस कंडीशन में आप आएँ, जीवन ज्योति हॉस्पिटल में आएँ, हमसे कंसल्ट करें, अपने लक्षण आप बताएंगे, हम एग्जामिन करेंगे कि आपको छूने में उस एरिया में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बेसिस पर एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनेगा कि हाँ आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस हैं। फिर आपके कुछ टेस्ट कराए जाएंगे जो ज़रूरी हैं, जैसे कि यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें हम उस सूक्ष्म जीवाणु का देखेंगे कि पस सेल्स, इन्फेक्शन के जो सेल्स हैं वो कितने हैं आपके यूरिन में, कोई ब्लड सेल्स है या नहीं, कोई कास्ट है या नहीं, या कोई सूक्ष्म जीवाणु, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। इसमें अगर हमें शक होगा कि हाँ आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है,
तो हम उस यूरिन को कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी में हम ये पता करते हैं कि किस सूक्ष्म जीवाणु का यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है, और सेंसिटिविटी में हम ये चेक करते हैं क्या एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के, उस सूक्ष्म जीवाणु के अगेंस्ट सेंसिटिविटी जिसकी सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे बेटर काम करती हो, वही एंटीबायोटिक दी जाए। बिना यूरिन कल्चर टेस्ट कराए ऐसे ही ब्लाइंडली एंटीबायोटिक देने से जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम्प्लीटली ठीक नहीं होता है और पेशेंट को बार बार होता रहता है। थर्ड इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे वो आपके ब्लड टेस्ट CBC, जिसमें हम इन्फेक्शन देखेंगे कि वो इन्फेक्शन ब्लड तक तो नहीं चला गया। किसी पेशेंट में क्रेटिनिन भी डीअरेंज होना शुरू होता है। इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि किडनी हमारी शटडाउन में जाने लगती है, यहाँ तक कि डायलिसिस की नौबत आ जाती है। फोर्थ जो इन्वेस्टिगेशन है, जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ KUB, किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर, प्रोस्टेट, इसका अल्ट्रासाउंड करवाना। इसमें हमें पता चलेगा स्पेसिफिकली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर पायलोनेफ्राइटिस, पायोनेफ्रोसिस या पेरिनेफ्रिक एब्सेस हुई तो अल्ट्रासाउंड में हमें दिखेगा कि इसमें यहाँ पर इन्फेक्शन है, ये उसका कारण है, कोई स्टोन है या नहीं, और उसने कितना किडनी को डैमेज कर दिया है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड से मिलेगी। इसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। अगर सिर्फ इन्फेक्शन है, सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो 4 to 5 डेज या 2 to 3 डेज का जो कोर्स होता है वो दिया जाएगा। अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसकी जो कारण है कॉम्प्लिकेशन का, उसको रिमूव किया जाएगा और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाएगा। अगर पेशेंट को ऑलरेडी पस बन गई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऑलरेडी मवाद बन गई है, तो उस कंडीशन में हमें वो ड्रेन करनी ज़रूरी होती है। जितना हम डिले करेंगे उतना ही पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा होगी, उसके ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करने के बाद भी उसका रिस्पॉन्स जो है, रिकवरी उतनी नहीं हो पाएगी। तो अब मैं बात करूँगा कुछ जो क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स के, कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उसका क्या रहेगा आंसर। तो एक क्वेश्चन आया है, इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन यूज़ ऑफ डायपर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पेशली इन इन्फेंट्स एंड किड्स। अगर मैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करूं रिलेटेड टू डायपर, तो बच्चों में एज सच डायपर की वजह से एज सच यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कोई भी लिंक नहीं है। जब तक हम टाइमली वो डायपर जो है अगर वेट हो गया है वो चेंज कर रहे हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। हाँ, अगर वो डायपर सोइल्ड है, फीसिस से सोइल्ड है, स्टूल से सोइल्ड है, उसमें बच्चे ने पोटी कर दी है, यूरिन कर दिया है, और वो डायपर अगर हम चेंज नहीं कर रहे, वही जो है हमारे जो वो एरिया है, क्योंकि बच्चों में, फीमेल्स में जो यूरिन का रास्ता है, यूरेथ्रा है, और लेटरिन का जो रास्ता है वो बहुत पास होता है। अगर वो सोइल हो गया है पोटी से, यूरिन से, और हमने उसे चेंज नहीं किया है, हाँ, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि चांसेस है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो डायपर नहीं लगाते हैं या टाइमली चेंज करते हैं। मेल्स में सेम ऐसे ही, अगर वो सोइल है तो चांसेस एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स फिर भी कम है, लेकिन हाँ, मेल्स में भी, मेल बच्चों में भी चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। Next question is, my aunt is 45-year-old. Her UTI keeps coming back every 2 to 3 months. What should she do? अब 45 ईयर्स की अगर कोई फीमेल है जिसको हर 2 to 3 मंथ्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो आ जाएगी रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कैटेगरी में। तो इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। हो सकता है जो एंटीबायोटिक्स उन्होंने लास्ट टाइम ली है वो रेजिस्टेंट हो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, या कोई कारण है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई स्टोन है, या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कि उनमें जो बैक्टीरिया है वो दोबारा रीइन्फेक्ट कर रहा है या कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो पा रहा है। थर्ड है, इज प्रोबायोटिक मिल्क
and curd helps in riding of urinary tract infections. जो प्री प्रोबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स मिल्क कर्ड का ऐसा कहीं भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इनसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, कुछ जो आती हैं क्रैनबेरी जूस का कुछ प्लस माइनस रिजल्ट है कि हाँ डीमैनोज उनको लेने से सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो फीमेल्स में होता है, कॉमनली होता है, उसके चांसेस ज़रूर कम हो जाते हैं। What about urinary tract prevention in young girls? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो यंग गर्ल्स में है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे किसी को भी नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। फीमेल्स में फिर भी कुछ चांस होता है कि उनका जो यूरिन का रास्ता है और पोटी का रास्ता है वो थोड़ा पास होता है, तो चांसेस होता है सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने के, या पोस्ट मैरिड शादी के बाद बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इन सब से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में थोड़ा सा कॉमन होता है। तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि आप विद प्रिकॉशंस करिए, आप पानी थोड़ा फ्रीक्वेंटली पीजिए, और अगर आपको कभी भी सिम्टम हो तो आपको सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेना है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट लेना है। प्री मैरिटल बिफोर मैरिज यंग फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक एज ग्रुप जरूर है कि जो बिल्कुल बच्चे जो फीमेल्स होती हैं 4 to 5 ईयर्स की एज तक, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो होता है। उसमें जो है एनाटॉमिकल कोज कई बार मिलता है, जैसे कि वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स, और मेल्स में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व। उस एज ग्रुप में ज़रूर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या रिफ्लक्स की बजाय। इस टाइम पीरियड के बाद मैरिज तक चांसेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बहुत कम होते हैं। कि आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हुए मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूं, अगर किसी भी तरह का कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, हॉस्पिटल में आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और इस डिजीज़ के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन या अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेके आएंगे और उनका आंसर। अभी जो आपको चैट बॉक्स में आप पूछेंगे ये भी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक उसी सेशन में रखेंगे, उनका आंसर भी देंगे, और साथ में अपनी तरफ से भी जो कॉमन क्वेश्चंस सभी के रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, माई रिलेटिव इज़ बेड रिडन सिंस 6 months, ही प्रेफर्स कैथेटर टू प्रिवेंट बेड वेटिंग बट डॉक्टर सेज नो, वाई? कैथेटर जो है, फोलिस कैथेटर जो हम डालते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो पेशेंट यूरिन नहीं पास कर पाते उनके लिए। जो पेशेंट यूरिन पास कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट मेथड तो डाइपर ही है, ताकि क्योंकि फोलिस जो कैथेटर है जो हम यूरिनरी ट्रैक्ट में डालते हैं वो एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है। विद इन फ्यू आवर्स, इवन 48 आवर्स के अंदर अंदर जो बैक्टीरिया है वो कोलोनाइज करते हैं, वो एक बायोफिल्म बना लेते हैं कैथेटर के ऊपर, और वो उसमें धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म फोलिस कैथेटर भी रखना बहुत हार्मफुल है किसी के लिए भी, क्योंकि जो बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो करता है यूजुअली वो सिंपल एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है, बट विद टाइम वो बैक्टीरिया सभी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। हम कोई भी महंगी से महंगी, नई से नई, बड़ी से बड़ी एंटीबायोटिक देते हैं, या तो वो एंटीबायोटिक उस तक नहीं पहुंच पाती, या वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेके आता है, ऐसा रेजिस्टेंट हो जाता है कि वो दवाई उस पर असर ही नहीं करती। ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं, विदाउट एनी फॉरेन बॉडी, जिसका यूरिन कम्प्लीटली अगर ड्रेन हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में विदाउट फोलिस अगर वो यूरिन पास कर सकते हैं, मे बी बेड रिडन है,
तो डाइपर में कर रहे हैं, या उनको कोई आपने यूरिन पास करने का कोई जार दिया हुआ है, तो वही तरीका सबसे बेस्ट है उनके लिए यूरिन पास करने का। हाँ, अगर वो इस कंडीशन में चले गए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है यूरिन पास करने का, ब्लैडर उनका फुल रहता है, वो यूरिन पास ही नहीं कर पाते, तो इसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यूरिन पाइप उनको लगा के रखना पड़ेगा। ये दो तरह से रहता है, एक तो हम नॉर्मल जो है यूरेथ्रा के थ्रू जो रखते हैं फोलिज, वो कई बार मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो सोइल है जो उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार स्टूल लगकर, पोटी लगकर। तो एक जो दूसरा जो मेथड है वो हम सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, नाभि के नीचे से रास्ता बनाकर उधर से पाइप रख देते हैं। वो थोड़ा पेशेंट के लिए कंफर्टेबल और मैनेज करना उनके रिलेटिव्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो हम फोलिज नीचे से रखते हैं। तो यही है कि अगर कोई भी लंबे समय से कोई नली लगी हुई है पेशाब की किसी भी कारण से कि वो नहीं कर पा रहे, तो हमने एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद उसको चेंज करवा लेना है। नहीं तो चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बहुत बढ़ जाते हैं, हिमेचुरिया के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कोई महीनों महीनों तक कोई नली लगी हुई है और पेशेंट कई बार इग्नोर कर देते हैं, नहीं चेंज करवाते हैं, तो उसके ऊपर स्टोन भी बन जाता है और वो कई बार कैंसर भी कॉज करती है। आजकल कुछ नए तरह के फोलिज कैथेटर आए हैं जिनको हम सिलिकॉन कैथेटर बोलते हैं, वो हम 2 to 3 मंथ्स रख सकते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए जो कैथेटर डिपेंडेंट हैं, जो विदाउट कैथेटर नहीं रह सकते, उनके लिए बेटर है कि लॉन्ग टर्म फोलिज जो आते हैं सिलिकॉन कैथेटर, वो उसका इस्तेमाल करें। उनको कम फ्रीक्वेंट उसमें चांसेस, कुछ रीसेंट स्टडीज में बोला गया है कि चांसेस जो नॉर्मल कैथेटर है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है और पेशेंट को बार बार नहीं आना पड़ता। जो नॉर्मल कैथेटर है वो 2 to 3 वीक्स में आकर बदलवाना पड़ता है, वो पेशेंट 2 to 3 मंथ्स में आ सकता है चेंज करवाने के लिए। थैंक यू।